जय हिंद। कल हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। पीवाईक्यू जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं अगस्त 29 शिफ्ट 1 का यूजीसी नेट का 50 नंबर तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा सारा का सारा पीवाईक्यू और उसका एक्सप्लेनेशन। ये सारा कुछ आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं 51 से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन तक आज करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना तक हो पाता है 40 मिनट में। तो 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मिलान करने दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को अष्टप्रधान के पद और शिवाजी के मंत्री के बारे में। तो आपको पता होगा शिवाजी के टाइम पीरियड में अष्टप्रधान हुआ करते थे, तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। पेशवा, मजमूदार, सुरनीस या और वाकनवीस, तो ये सबको मैच करना है। तो पेशवा कहाँ से मैच हो जाएगा? पेशवा मैच हो जाएगा त्र्यंबक त्रिम्बकल पिंगले के साथ। मतलब कि ए का 3 के साथ मैच होगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सीधे आंसर हो जाएगा। मजूमदार कहाँ मैच करेगा? मजूमदार मैच करेगा रामचंद्र नीलकंठ से मजूमदार मैच करेगा। सुरनीस जो है, सुरनीस मैच करेगा अन्नाजी दत्तों से। और वाकनवीस जो है ये मैच करेगा दत्ताजी त्रिम्बक त्रियम्बक के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पर से। वैसे नाम में तो कुछ इंग्लिश हिंदी होता नहीं है। तो ये है एक्सप्लेनेशन। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने 3 दिन ऑलरेडी जो कवर हुआ है, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना कॉपी में 1, 2, 3, 4 करके अपना नंबर आप लोग खुद से बैठा रहे होंगे कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है और किस-किस क्वेश्चन में डाउट है किस-किस क्वेश्चन में। तो जो जिसमें जिसमें डाउट है उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे करके आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पेशवा जो है मोरो त्र्यंबक पिंगले, ये अष्टप्रधान के परिषद में प्रधानमंत्री थे। ये पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। शिवाजी द्वारा नियुक्त पहले पेशवा थे ये, मोरो त्र्यंबक पिंगले। इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पिंगले से। मजूमदार जिसको कि अमात्य कहा जाता है, ये रामचंद्र नीलकंठ से ये कनेक्टेड है, जो कि एक वित्त मंत्री थे ये, ठीक है। सुरनिस सचिव ये अन्नाजी दत्तो को बनाया गया था, जो कि पत्राचार और रिकॉर्ड के प्रभारी सचिव होते थे। और वाक्यानविश दत्ताजी त्रियंबक को बनाया गया था, जो कि वाक्यानविश के पद पर ये थे, जो कि लिखने पढ़ने का काम किया करता है। वाक्यानविश के पद पे थे दत्ताजी त्रियंबक। तो ये हम लोग का 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब ये 52 नंबर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है और आंसर मेरे देने से पहले आप लोग को आंसर देना है। क्वेश्चन पूछा है कि अकबर की धार्मिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने तीर्थ करों पर लगने वाले करों को समाप्त कर दिया था। हाँ, ये कर दिया था। उसने 1580 में सरकार सीकरी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना तो बनवाया था, लेकिन ये 1580 में नहीं बनाता है, ये बनवाता है 1575 में बनवाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग गलत करते हैं तो सीधे आंसर आप लोग के सामने है ए सी डी। मजहर की घोषणा 1579 हाँ किया था। दीन इलाही की स्थापना हाँ किया था। तो ए सी डी इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन में तीर्थ यात्रा कर के बारे में दिया गया है, कि तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था, इसका ईयर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। ये आप लोग के कमेंट के लिए क्वेश्चन है। और यहाँ पे सीधे लिखा गया 1563 में तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करना है, यहाँ पे सीधे दिया गया है 1563 में किया गया। और 1579 में मजहर की घोषणा किया गया था और दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में। तो ये वाला जो टॉपिक है, अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है अकबर से। इसीलिए अकबर ने जो भी अपना धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा में जो जो काम किया था, और अकबर का सैन्य अभियान
ये वाला टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन अपने कॉपी में जो कि मैं 3-4 दिन से आप लोग को कवर करवा रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग ये अकबर का टॉपिक को भी मेंशन कर लीजिए, अकबर का सैन्य अभियान। वहाँ से भी बहुत सारा पीवाईक्यू आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए और जो भी पहले का वीडियो अभी तक जो कि 1 टू 50 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पुरातात्विक पुरातात्विक दृष्टिकोण के बदलते फैशन को सबसे पुराने से लेकर हाल के समय तक व्यवस्थित करें। तो ये वाला यूनिट 10 से क्वेश्चन पूछा गया है। नए और प्रक्रियात्मक पुरातत्व, ये जो भी इंग्लिश में है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं यहाँ पर से। विकास का एपिजेनेटिक मॉडल, प्रसारवादी दृष्टिकोण, और डी नंबर है स्वदेशी पुरातत्व, सांस्कृतिक विरासत का पुरातत्व। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजाना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो ये देखना है कि सबसे पहले हुआ था प्रसारवादी दृष्टिकोण, मतलब कि सी। तो दो में सी आ रहा है। उसके बाद हुआ था नए और प्रक्रियात्मक पुरातत्व, उसके बाद ए आएगा। उसके बाद बी आएगा एपिजेनेटिक मॉडल, और लास्ट में आएगा विरासत का पुरातत्व। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का, यूनिट 10 से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा यूनिक टाइप का वो क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आप लोग यूनिट 10 को कवर करने के लिए पीवाईक्यू ही ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करते रहिए यूनिट 10 को कवर करने के लिए। अलग से कोई हिस्टोग्राफी का बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। यदि बहुत इच्छा है तो आप लोग खरीद सकते हैं, मैं उसको मना भी नहीं कर सकता है। लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व करने से एक मोटा-मोटा आइडिया आप लोग को लग जाएगा कि यूनिट 10 में क्या-क्या कवर करना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रसारवादी दृष्टिकोण 20वीं सदी के शुरुआत में विकसित हुआ था। सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार पर जोर देता है और तर्क देता है कि अधिकांश नवाचार कुछ क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और फिर अन्य समाजों में फैल जाते हैं। तो ये वाला पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये सबको पढ़-पढ़ के एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए ये सब टॉपिक आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है, सही उत्तर का चयन करना है स्टेटमेंट से। शैव सिद्धांत ने 3 शाश्वत सिद्धांत ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा को मान्यता दी। तो ये वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है। आगम को शैव सिद्धांत, कश्मीर शैववाद और वीर शैव परंपरा के अनुयायियों द्वारा आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये वीर शैव जो है कश्मीर शैववाद को आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, ये भी सही है। कपालिक और कालमुख दो महत्वपूर्ण वैष्णव संप्रदाय थे। तो ये तो सरासर गलत है। भक्ति मूवमेंट में आप लोग पढ़े होंगे कि कपालिक और कालमुख जो है ये शिव से कनेक्ट है। तो सी नंबर ऑप्शन तो टोटली गलत है। तो सी को हम लोग गलत कर देते हैं जहाँ जहाँ है, और ए तो सही है। लास्ट है नैनार संतों के विचार और गतिविधियों के कारण दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति लोकप्रिय हुई। तो ये भी एकदम गलत है। नैनार जो है ये नैनार शिव के लिए है और विष्णु जो है अलवार विष्णु के लिए है। तो ये डी नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो 54 उम्मीद करता हूँ कि 54 समझ में आया होगा। ये है इसका एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि शिव सिद्धांत में 3 सिद्धांत था, ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा को मान्यता दिया गया। आगम को शैव सिद्धांत, कश्मीर शैव धर्म और वीर शैव परंपरा के अनुयायियों द्वारा आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। ये आगम के बारे में याद रखना है, आगम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगम क्या है, ये आगम क्या था। उसका सी नंबर जो ऑप्शन है कापालिक और कालामुख वैष्णव धर्म, ये गलत है, क्योंकि ये जो है शिव से कनेक्टेड है। और यहाँ पे दिया गया था नैनार विष्णु से कनेक्टेड है, ये भी गलत है। विष्णु से अलवार कनेक्टेड है, ठीक है। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सब आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। 1800 तक मराठा साम्राज्य में 5 बड़े सरदारों का एक संघ था। ये 5 बड़े सरदार कौन थे? तो ये मराठा से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। पूना के पेशवा, बड़ोदरा के गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले। तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, यही एकदम करेक्ट मैच है पांचों के पांचों के बारे में। पूना के पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर का भोसले।
यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। और ये आप लोग को मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। पूना में पेशवा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, पूना में पेशवा 1800 तक मराठा साम्राज्य 5 प्रमुख संघों में बट गया था। पेशवा पूना में, गायकवाड़ बड़ोदरा में, सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में और भोसले नागपुर में। और ये मराठा सब के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, और आज हम लोग को 30 क्वेश्चन कवर करना है। कैंची और पेस्ट इतिहास को इस रूप में प्रस्तुत करता है: सीजर एंड पेस्ट हिस्ट्री प्रेजेंटेड हिस्ट्री एज विचारधारा का वाहक, केवल तथ्यों का संकलन, रोमांटिकवाद की एक शाखा, या एक लिंग इतिहास। तो ये सीधा कॉपी एंड पेस्ट क्या करेंगे हम लोग, केवल तथ्यों का संकलन। यदि कुछ नहीं भी पता है तो दिमाग यहीं पे जाएगा, केवल ए मेयर कॉम्प्लीटेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। कैंची और पेस्ट इतिहास, हम लोग सिर्फ फैक्ट को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है: मध्ययुगीन काल में व्यापार और वाणिज्य के बारे में कौन से कथन सही है? वाणिज्यिक और व्यापार के बारे में, 17वीं शताब्दी के दौरान गुजरात का रेशम उद्योग पूरी तरह से चीन से कच्चे रेशम के आयात पर निर्भर था। पूरी तरह से चीन के रेशम के आयात पर निर्भर था। ये स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरह से आयात पर निर्भर नहीं था। तो यदि हम लोग ए को गलत करते हैं तो ए ये तीनों गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सीधे आंसर आ गया हम लोग के सामने, बी सी डी। मतलब कि बंगाल को बिहार से अफीम की मात्रा प्राप्त होती थी, ये तो ऑल नोन स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये। गुजरात को लोह का सामान के निर्माण के लिए बंगाल से लाख प्राप्त होता था, ये भी सही है। बंगाल में शंख के आभूषण का निर्माण तूतीकोरिन से शंख के आयात पर आधारित था, ये भी सही है। इस तरह का क्वेश्चन यदि आप लोग का गलत हो रहा है तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है तो आप लोग का जेआरएफ लटक सकता है। ठीक है, जेआरएफ अगर करना है तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को करेक्ट करना होगा, जो अंडर रेटेड क्वेश्चन है, जो डीपली जा करके जो जो क्वेश्चन पूछता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी डी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। मध्ययुगीन काल में बिहार से अफीम प्राप्त किया जाता था। गुजरात का लौह का सामान के लिए बंगाल से लाया जाता था। गुजरात में एक लोकप्रिय शिल्प है। और बंगाल में शंख के आभूषणों का निर्माण तूतीकोरिन से शंख के आयात पर आधारित था। तूतीकोरिन थूत्तीकोडी जिसको कहा जाता है। बंगाल अपने जटिल शंख के आभूषण के लिए जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था। बंगाल बिहार, हाँ यहाँ किया गया था, बंगाल बिहार उड़ीसा, ये इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों जगह पे किया गया था। मद्रास ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बॉम्बे ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अस्थाई बंदोबस्त के ऊपर मैंने ग्रेजुएशन समय में एक लॉन्ग वीडियो आप लोग के लिए बनाया था। आप लोग यदि चाहे तो वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अस्थाई बंदोबस्त, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रणाली के तहत जमींदार को भूमि का मालिक बना माना जाता था, और उन्हें ब्रिटिश सरकार को सालाना एक निश्चित राजस्व को भुगतान करना पड़ता था। और यदि अगर भुगतान नहीं किया जाता था तो सूर्यास्त का नियम उन लोग के ऊपर लागू होता था। मतलब सूर्य अस्त होने के बाद वो जमीन जो है कहीं किसी और जमींदार को दे दिया जाता था। तो सम्मिलित क्षेत्र कौन कौन सा है? बंगाल बिहार और उड़ीसा इसका सम्मिलित क्षेत्र है। और अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन नंबर है 59। यह लिखा हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है 59। मनसबदारी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये मनसबदारी प्रणाली मध्यकालीन भारत मुगल कालीन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मनसबदारी प्रणाली। तो उसको आप लोग कवर करके रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली क्या है, मनसबदारी और इक्ता में क्या अंतर है, जाट और सवार क्या होता है। तो ये सब जो टर्मोलॉजी है, जागीरदार क्या है, और
जमींदार क्या है, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है ये आप लोग को क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट वाइज कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो सिद्धांत रूप से सभी मनसबदारों को नियुक्ति सम्राट द्वारा सीधे की जाती थी। तो हाँ, ये सही बात है, सिद्धांत रूप से यही होता था। शाही परिवार के राजकुमारों और साम्राज्य के प्रमुख रईसों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश की जाती थी। तो ये भी सही बात है, पढ़ के ही इसको सही लग रहा है। 7,000 और 7,000 से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवार के राजकुमार के लिए आरक्षित थे। ये ये जो डाटा दिया गया है, ये इसको इस तरफ जो होता है ये जाट होता है और इधर जो होता है ये सवार होता है। मतलब 7,000 जाट और 7,000 सवार। सभी मनसब जो है शाही परिवार के लिए आरक्षित थे। तो ये भी करेक्ट आंसर है, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट है। और केवल एक रईस जिसे 9,000 और 9,000 पद दिया गया था वह मीर जुमला था। तो ये स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। ए बी सी केवल इसका करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। इसीलिए 59 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ये देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। सैद्धांतिक रूप से मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट किया करते थे, और शाही परिवार के लिए शाही परिवार का जो व्यक्ति है वो लोग का सिफारिश किया जाता था, और 7,000 का मनसब केवल शाही परिवार के लिए ही आरक्षित था। मीर जुमला को 9,000 का जात और सवार मिला था, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। और नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, कात्यायन के अनुसार विद्याधन शिक्षा के माध्यम से अर्जित संपत्ति में शामिल था। बोल रहा है कि कात्यायन के अनुसार विद्याधन में इनमें से कौन सम्मिलित था। विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति, तो ये वाला तो सम्मिलित था। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति, किसी कठिन प्रश्न का विवाद को हल करने में सफलता के लिए पुरस्कार के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये भी है। यज्ञ शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये भी है। लेकिन ये जो पुस्तक बेच के जो संपत्ति प्राप्त होता है ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया गया है। मजनू एक दुर्बल घोड़े, चित्रकला और चित्रकार। मुगल काल का चित्रकला और चित्रकार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने कॉपी में जहाँ पे आप लोग अपना इम्पोर्टेंट, मैं जो इतना भी बता रहा हूँ कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ आप लोग मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे एक और कंटेंट आप लोग अपना मेंशन कीजिए, जो कि है मुगल काल का चित्रकला। मुगल काल का चित्रकला, मुगल काल का चित्रकारी। अपने कॉपी में ये भी एक टॉपिक को मेंशन कर लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए 61 नंबर सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग को अपने से पॉज करके इसको सॉल्व करना है। मजनू एक दुर्बल घोड़े के साथ जंगल में, साइबेरिया सारस, गिलहरी के झुंड के साथ चिनार का पेड़, बीसन दास का चित्र। तो ये बताना है कि ये सब जो चित्र है किसके द्वारा बनाया गया था। मजनू एक दुर्बल घोड़े के साथ जंगल में, ये बसवान के द्वारा ही बनाया जाता है। मतलब ए का वन, और ए का वन सिर्फ एक ही में है। तो सीधा आप लोग का ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जा रहा है। हम लोग दूसरा तरीका से हम लोग देखते हैं, गिलहरी की झुंडों के साथ चिनार का पेड़। तो ये अबुल हसन के द्वारा ये बनाया गया था, सी का 3। तो सी का 3 यहाँ मैच कर रहा है, और कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप लोग को इस चारों में से सिर्फ एक भी पता है, तो आप लोग आंसर निकाल करके आराम से लेके जा सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब गलत अगर हो रहा है तो फिर नेट भी लटक जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये सब टॉपिक बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बसवान, ये सबसे बहुत बार पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आप लोग को ये बताना है कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये दोनों का एक उपनाम भी था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उपनाम, जिससे कि डायरेक्ट वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कमेंट करके आप लोग को ये बताना है कि ये दोनों किस एरिया में स्पेशलाइजेशन अपना हासिल किए हुए थे और इनका उपनाम क्या था। देखते हैं कि कौन कौन कमेंट कर सकते हैं, किनको किनको पता है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके ये इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ें। बसवान अकबर के दरबार में एक प्रमुख चित्रकार था। अच्छा, मिलान करने के लिए भी दिया जा सकता है कि कौन किसके दरबार में था, चित्रकला और चित्रकार, और उसके सामने सम्राट का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग को प्रिपेयर्ड होकर रहना है। दुर्बल घोड़े के साथ मजनू उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो भावनाओं और प्रकृति को चित्रित करने में उनकी कुशलता को दर्शाती है। साइबेरियन क्रेन जो कि उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था और जो कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये बसावन जो है ये अकबर के समय पीरियड का, और उस्ताद मंसूर जो है ये जहांगीर के समय पीरियड का था। और ये जो गिलहरी है, गिलहरी से भरा हुआ चिनार का पेड़, ये बनाया गया था अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था, जिसको कि नादिर उस जमान के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो हम ही आपको बता दिए कि नादिर उस जमान किसको कहा जाता था, अबुल हसन को कहा जाता था। और आपको ये बताना है कि मंसूर को, उस्ताद मंसूर को क्या कहा जाता था। ठीक है, अबुल हसन को नादिर उस जमान कहा जाता था, जो कि जीव जंतुओं के जटिल और जीवंत चित्रण के लिए जाने जाते थे। यहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बसावन, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और ये दौलत देखिए, वे अपने चित्रांकन और लघु चित्रकला के लिए विख्यात है, लघु चित्रकला के लिए, जिनमें विस्तार पर ध्यान और सजीव गुणवत्ता की विशेषता थी। सजावटी कलाओं में भी योगदान दिया था दौलत ने। तो ये सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्रिपेयर्ड हो रहना है वो सब चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, मिलान करने दिया गया विजयनगर काल में ग्रामीण वर्ग और उनकी भूमिका क्या था, उसका अर्थ क्या था। तो मनियम, सबसे पहले मनियम, कर्णम, कलाइयारी और निरन्निकार। तो ये वाला तो फेमस है, निरन्निकार, ये पानी वाला से कनेक्टेड है, मतलब डी का 4, और डी का 4 सिर्फ एक ही जगह मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ए का 2 मनियाम जो है, मनियम भी फेमस है, मुखिया से कनेक्टेड है मनियम, और कर्नम कनेक्टेड है लेखपाल से, और तलाईयारी जो है ये कनेक्टेड है चौकीदारी के साथ। तो मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 62। मनियम के बारे में देखिए, मुखिया को कहा जाता है, कर्णम जो है ये लेखाकार को कहा जाता है, तलाई यारी ये चौकीदारी को कहा जाता है, और निरन्निकार जो कि जल प्रबंधन से कनेक्टेड है। इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सबसे दे देगा कि कर्णम का क्या अर्थ होता है, नीचे 3-4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक को सेलेक्ट करना रहेगा। तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। क्वेश्चन नंबर 63, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति के उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली में सुल्तान शुजा की अनुमति से स्थापित किया गया था। तो ये वाला तो सही है। काले छेद त्रासदी के बचे हुए लोगों में से एक जे जेड हॉलवेल जो कहानी के प्रमुख लेखक थे ने पीड़ितों के नाम से उल्लेख नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है, ये भी करेक्ट है। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद की संधि द्वारा रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति बनाई। तो नहीं, मुर्शिदाबाद की संधि नहीं हुई थी, प्लासी के बाद हुआ था, अली नगर की संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी का इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी को इनकरेक्ट हम लोग कर देते हैं, तो बच गया, ये 2 बच गया। अब देखना है, मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सियार की घृणित भूमिका निभाई। तो ये भी गलत है, मीर कासिम नहीं निभाया था। मीर कासिम तो भाग करके चला आता है, मुंगेर चला आता है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई के लिए तैयारी करता है। ये जो है ये मीर जाफर था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो कि ए बी ई ये सही हो जाएगा। मतलब कि बक्सर की लड़ाई 3 शक्तियां बंगाल, अवध और दिल्ली की संयुक्त सेनाओं और मेजर मुनरो के कमान वाले अंग्रेजी सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो ये वाला ऑप्शन सही है। मतलब कि स्टेटमेंट ए, बी और ई, ये 3 स्टेटमेंट सही है,
ऑप्शन नंबर 1। जो इंग्लिश स्टूडेंट है वो यहाँ ये वाला इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी है उसके लिए तो मैं खुद से ही पढ़ के बता ही रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ 63 तक कवर हो गया है। 63 तक आप लोग को बताना है कि कितना अभी तक सही हुआ है, कितना गलत हो रहा है। तो ये बंगाल में 1651 में पहला सुल्तान शुजा की अनुमति से खोला गया था। काले छेद त्रासदी, जिसको कि ब्लैक होल इवेंट कहा जाता है, हालवेल ने वो जो जितना भी मरा था उनका उल्लेख नहीं करता है। और बक्सर की लड़ाई, जो कि बहुत निर्णायक युद्ध होता है 1764 में, और इसमें तीनों संयुक्त सेना को ब्रिटिश सेना जो है वो हरा देती है। और आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि 1764 के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि होता है, वो संधि का नाम क्या है। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट देखे कि यहाँ पे देखिए मुर्शिदाबाद की संधि यहाँ पे लिख दिया है, जो कि होगा अलीनगर की संधि। उसी प्रकार यदि बक्सर की लड़ाई के बाद अगर लिख दिया जाता, तो यहाँ पे कौन सा संधि आता बक्सर की लड़ाई के बाद, ये आप लोग को बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन। किस गायक को सम्राट शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि दी थी? गुण समुंदर की उपाधि किसको दिया था? बिलास खान, लाल खान, खुशहाल खान या हयात खान? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो अपना एक इंटेलेक्चुअल गेस से आप लोग को अनुमान लगाना है कि कौन सा सही है। छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्क तो है नहीं जो छोड़ना है। अटेम्प्ट करना है, हर एक को अटेम्प्ट करना है। अपना 2 घंटा अच्छा से पढ़ना है, एक-एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़-पढ़ के जवाब देना है, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिलास खान। ठीक है, बिलास खान इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रख्यात संगीतकार को सम्राट शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि से सम्मानित किया था। इस प्रतिष्ठित उपाधि का अर्थ होता है सद्गुणों का सागर। सद्गुणों का सागर होता है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश के निम्नलिखित सुल्तानों को उसके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर और बहमनी सम्राट से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम कुतुब शाह, बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी है अब्दुल्ला शाह। तो पहला नंबर दिया गया है इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा दिया गया है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह, अरे एक सेकंड, हाँ, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सी दिया है अब्दुल्ला कुतुब शाह, और डी दिया गया है अबुल हसन कुतुब शाह। तो इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि कौन सा रूलर पहले आया और कौन सा रूलर बाद में आया बहमनी साम्राज्य में। तो सबको पता है कि इब्राहिम कुतुब शाह, कम से कम ये वाला याद होगा कि सबसे पहले, ए सबसे पहले, और ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन खत्म। ए बी सी डी दिया गया सीधा ऑप्शन। यदि ए हम लोग जानते हैं कि पहले आया था इन लोग तीनों से, तो ए बी सी डी इसका ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट है। इब्राहिम कुतुब शाह पहले, उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसके बाद कुतुब शाह, उसके बाद अबुल हसन। इसका हम लोग यदि टाइम पीरियड अगर हम लोग देखते हैं, टाइम पीरियड आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से। इब्राहिम कुतुब शाह का है 1550 से लेकर के 1580 तक का शासन, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये है 1580 से 1612। उसके बाद है अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो कि 1626 से लेकर 72 तक, थोड़ा लंबा टाइम ड्यूरेशन है अब्दुल्ला कुतुब शाह का। उसके बाद है अबुल हसन कुतुब शाह, 1672 से लेकर के 1687 तक का टाइम पीरियड। तो ये कालक्रम लगाने के लिए बहमनी से भी आराम से क्वेश्चन बन सकता है, और विजयनगर साम्राज्य से भी आराम से ये कालक्रम लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए दोनों का रूलर को कौन किसके बाद आया, ये वाला आप लोग टॉपिक अच्छा से कवर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, चोल राज्य के संदर्भ में अनुष्ठानिक संप्रभुता और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण के बीच अंतर किसके लिए एक विशेषता है? थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोल राज्य के संदर्भ में अनुष्ठानिक संप्रभुता और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण के बीच अंतर क्या था? सामंती मॉडल का समर्थक? नहीं, ये नहीं था। केंद्रीकृत राज्य के समर्थक?
ये भी नहीं था। ये एक मन करेगा कि यही आंसर है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 आंसर नहीं है इसका। निरंकुश राज्य के समर्थक बिल्कुल नहीं, खंडित राज्य के समर्थक, ये इसका करेक्ट आंसर है। 66 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और चोल साम्राज्य एक इम्पोर्टेंट साम्राज्य है हम लोग के प्री मिडाइवल पीरियड का, एंशिएंट के बाद के पीरियड का। तो खंडीय राज्य समर्थक इसका सही आंसर है। तो चोल साम्राज्य भी आप लोग अच्छा से कवर कीजिएगा जब भी आप लोग मेन हिस्ट्री को यदि आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये सब के बारे में नहीं डिस्कस कर सकते हैं कि चोल क्या है, विजयनगर, बहमनी, दिल्ली सल्तनत, ये सब यदि आप जब भी मेन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा डिटेल दे करके जो जो टॉपिक मैं अभी तक बता चुका हूँ आप लोग को, बहुत सारा टॉपिक, लगभग शायद 10 टॉपिक के आसपास, ये 4 दिन में मैं आपको 10 टॉपिक बता चुका हूँ अभी तक। ये जब भी आप लोग हिस्ट्री को पढ़े तो ये 10 टॉपिक को अभी तक मैं फिलहाल के लिए ये 10 टॉपिक को थोड़ा विशेष ध्यान दे करके आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेगरिज्म से का पता इनमें से किसके द्वारा नहीं लगाया जा सकता। ये बेसिकली पेपर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर 2 में पूछा गया है, तो इसीलिए सॉल्व तो करना पड़ेगा। जनरली इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में पूछा जाता है। स्कोप्स, टर्निटिन, आइथोंटिकेट, उरकुंड। तो उरकुंड के बारे में पता होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इससे प्लेगरिज्म चेक होता है। इसका सही आंसर होगा स्कोप्स। इससे जो है प्लेगरिज्म जो है पता नहीं लगाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कोप्स। स्कोप्स क्या है, समकक्ष समीक्षित साहित्य का एक बड़ा सार और उदाहरण डेटाबेस है। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी सहित विषयों का एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इधर से आप लोग पढ़ सकते हैं। हालांकि ये पेपर 1 का टॉपिक है, ये गलती से मुझे लगता है कि पेपर 2 में पूछ लिया गया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर भी, ठीक है। प्लेगरिज्म से पेपर 1 में हर साल लगभग लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या हर अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन प्लेगरिज्म से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। और आई होप कि आप लोग पेपर 1 में भी ध्यान दे रहे होंगे अपना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यदि पेपर 1 में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। पेपर 1 को भी जहाँ जिस हद तक हो पाएगा मैं आप लोग को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कौन से सूफी संत ने अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात शीर्षक के तहत किया था। ये देखिए आ गया है, सूफी से क्वेश्चन आ चुका है, जो कि मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक में मेंशन कर चुका हूँ कि सूफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बहर उल हयात शीर्षक के तहत किया था, ये किसने किया था। अब्दुल कादिर नहीं, कमी मुल्लाह जहानाबादी नहीं, शेख मोहम्मद अली हुसैनी नहीं, मोहम्मद गौस। ये सूफी शेख में मोहम्मद गौस, आप लोग जब सूफी पढ़ेंगे तो मोहम्मद गौस आप लोग को हाईलाइट होते हुए दिखेगा, और भी इनका रोल रहता है इसीलिए आप लोग को हाईलाइट होते हुए दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद गौस, जो कि एक प्रमुख सूफी संत थे। प्रसिद्ध कृति क्या है, अमृत कुंड का जो है फारसी में अनुवाद किया था बहर उल हयात, जिसके लिए इनको जाना जाता है। इस अनुवाद ने सूफी समुदाय के बीच यौगिक और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये अन्य सूफी के बारे में डिटेल से दिया गया है, जो कि आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। और अब्दुल कादिर के बारे में, अमृत कुंड के अनुवाद के लिए नहीं जाना जाता है। ये सब के बारे में आप लोग पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास में क्लियोपेट्रा के नाम के सिद्धांत का क्या अर्थ है। ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है। क्लियोपेट्रा के नाक के सिद्धांत का क्या अर्थ है। इतिहास व्यक्ति केंद्रित है। पहला नजर में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आंसर यही लगता है, नाक के बारे में बताया जा रहा है क्लियोपेट्रा के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही लगता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही नहीं है। इतिहास व्यक्ति केंद्रित, इतिहास वैज्ञानिक ज्ञान है, इतिहास में कारण, ये इसका करेक्ट आंसर है, इतिहास में कारण। क्लियोपेट्रा के नाक के सिद्धांत का क्या अर्थ है, इतिहास में कारण। और क्लास 6 के एनसीईआरटी में इसके बारे में चर्चा किया गया है, कारण के बारे में, तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, इस ये सब के बारे में। तो मेरे ख्याल से 6 या 7 में किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका व्याख्या किया गया है, ठीक है। ये देखिए क्लियोपेट्रा के नाक का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है,
क्लियोपेट्रा की उपस्थिति के बारे में एक छोटा सा विवरण। जैसे उसकी नाक की लंबाई अलग होता है तो इतिहास रुख काफी बदल गया होता। यह सिद्धांत इतिहास में कारणता की अवधारणा का उदाहरण है, जहाँ प्रतीत होने वाले छोटे या लघु विवरण का ऐतिहासिक घटनाओं पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास में कारण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, पूर्ण इतिहास की अवधारणा का प्रचार किसने किया था? ये वाला शिफ्ट में मतलब कि 29 अगस्त शिफ्ट 1 में यूनिट 10 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जनरली इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है यूनिट 10 से, जो कि हिस्टोग्राफी वाला पोर्शन है। लेकिन ये वाला शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया है, इसीलिए आप लोग थोड़ा यूनिट 10 के लिए भी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि कितना क्वेश्चन कौन साल कौन शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पूछेगा ये कोई फिक्स नहीं है। आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो नहीं भी तो पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपने आप को सजग होकर के चलना है। तो पूर्ण इतिहास, हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा पीजी में आप लोग पढ़े होंगे। पूर्ण इतिहास की अवधारणा जो है वो दिया गया था, मार्क ब्लॉन्च के द्वारा दिया गया था। ये ऑगस्ट कॉम्पेट, जॉर्ज एम ट्रेवेलियन और सी वी लैंग्सलाइन, ये तीनों तो नहीं है। मार्क ब्लॉच, यदि पीजी आप लोग थोड़ा बढ़िया वे में पढ़े होंगे तो ये पूर्ण इतिहास का कॉन्सेप्ट, जिसको कि टोटल हिस्ट्री कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट पीजी में पढ़ाया जाता है बकायदा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन मार्क ब्लॉच के बारे में। एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे जो कि एनाल्स स्कूल के संस्थापक सदस्य थे। जब पीजी में आप लोग जब एनाल्स पढ़ रहे होंगे, एनाल्स स्कूल का जब आर्ग्यूमेंट आप लोग रेडी कर रहे होंगे, तब वहाँ पे मार्क ब्लॉच का जिक्र बार बार आता है। तो वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे। यदि वो वाला याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, 70 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 1623 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो ये मॉडर्न इंडिया का स्टार्टिंग टाइम का क्वेश्चन है ये। और यदि ये सब क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तब तो फिर मामला गड़बड़ है। तब तो ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा अच्छा से। सिर्फ पीवाईक्यू तब मारने से काम नहीं चलेगा। आप लोग को पीछे का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ढीला है कॉन्सेप्ट, ढीला है आप लोग का, यदि ये सब क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो। 1623 तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर फैक्ट्रियां स्थापित की थी? बड़ोदरा, इसको काटो, बड़ोदरा तो होगा नहीं, बड़ोच होगा। जी हाँ, बड़ोच होगा। अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही है। आगे देखने का जरूरत है नहीं। मैसूर गलत है। चंद्रनगर, पौंडीचेरी, बॉम्बे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम। 1623 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री खोल देती है। ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करता है। और ये वाला टॉपिक भी अपने आप लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिए कि कौन फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित करता है और कौन से ईयर में स्थापित करता है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी ये क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि पूछा था कि बंगाल में किसके अनुमति से वो 1651 में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। इससे ऑलरेडी यही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अपने कॉपी में ये टॉपिक को भी मेंशन करके रख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बाकी सब डिटेल जो है वो आप सब पीडीएफ से पढ़ सकते हैं आराम से, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यदि पीडीएफ में भी यदि कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर थोड़ा डिटेल से समझाने का मैं ट्राई करूंगा जब भी समय मिलेगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 72, 19वीं और 20वीं सदी में चित्रकला के विकास और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कलकत्ता कला स्कूल की स्थापना 1854 में हुई थी। कालीघाट चित्रकला का विकास 19वीं सदी की पहली तिमाही में हुआ था। 1905 में अरविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग का अनावरण किया। तो ये वाला सही है। अभी तक ये सबसे ज्यादा नोन क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 जगह आ रहा है। 1930 में कांग्रेस के मद्रास सत्र में रवि वर्मा की पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। लगभग उसी समय जब ब्रिटिश ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये भी सही है, तो सी डी सही है। तो सी डी यहाँ आ रहा है और सी डी यहाँ आ रहा है। तो देखना ये है कि ए सही है कि बी सही है। कलकत्ता कला स्कूल की स्थापना 1854, जी हाँ, 1854 में ही हुआ था। तो ए भी सही है। बी बोल रहा है कि 19वीं सदी की पहली तिमाही में हुआ था। बी नंबर
स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये है कि 4 नंबर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 72 का। तो ये सब क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ज़्यादा डीप जा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये कोई नया बात नहीं है। जैसे जैसे हम लोग पीवाईक्यू और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले भी, अवरिंद्रनाथ टैगोर से और चित्रकला से। 19th सेंचुरी का चित्रकला से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, मैच करने के लिए भी पूछा गया है, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये टॉपिक सब। ठीक है, ये पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। कलकत्ता स्कूल का स्थापना 1854 में होता है, बाकी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं। 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग का अनावरण किया था। ये वाला तो याद रखना ही है, क्योंकि ये इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर से। 1903 में रवि वर्मा की पेंटिंग प्रदर्शनी किया गया था, और इसे कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये वाला भी सही है। और ये कालिका चित्रकला जो है, तिमाही दिया गया था, वो बस तिमाही गलत है इसका। कालिका क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था, आउटलाइन और जीवंत रंगों को विशेषता है, ठीक है। और अपने महत्व के बावजूद वे वास्तव में 19वीं सदी के दूसरी तिमाही में उभरे थे। तीसरी तिमाही नहीं होगा, दूसरी तिमाही होगा। बस ये छोटा सा वर्ड के लिए ये पूरा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ACD। अब 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया है कि 1857 के क्रांति को डिटेल्ड में पढ़ना है, हर चीज इसका पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉपी में जहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखा रहा हूँ, वहाँ पे 1857 आप लोग अभी तक मेंशन कर चुके होंगे। तो देखिए, सबसे पहले वी डी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का एक नियोजित युद्ध बताया। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट कहा था वी डी सावरकर ने इसको। सरकार ने यह साबित करने का प्रयास किया कि 1826, 27, 1831, 32, 48, 54 और 57 के पूर्वाभ्यास थे। तो ये भी सही बात है। पहले का पूर्वाभास जो है, वो ये 1857 का क्रांति रहता है, क्योंकि 1857 के पहले भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और लास्ट में जाकर के एक चर्बी वाला कारतूस का बस बहाना दे दिया जाता है, और लास्ट में 1857 की क्रांति हो जाती है। टी.आर. होम्स ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के खिलाफ कट्टर धार्मिक का युद्ध था। नहीं, टी.आर. होम्स ये बात नहीं कहा गया था, ये कहा गया था L.E.R. रीस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी गलत है आप लोग का, सी। तो अब 2 चीज बचा, और ऑप्शन नंबर ए सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ABD सही है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह मैं थोड़ा छांट करके आप लोग के लिए आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जब एग्जाम हॉल में 2 घंटा बैठे, तो छांट छांट करके आंसर निकालने का कोशिश करें। जो नहीं आता है उसका बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, ई नंबर क्या दिया हुआ है? L.E.R. रीस ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा था। तो ये वाला कहा था टी.आर. होम्स ने, और ये वाला कहा था L.E.R. रीज ने। तो इसको क्या किया गया है, ये वाला दोनों स्टेटमेंट को आपस में पलट दिया गया है। ये ऑप्शन स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट ई, ये दोनों आपस में पलट दिया गया है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर 3 ABD सही हो जाता है। जेम्स आउटक्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस प्रकोप को हिंदू मुस्लिम साजिश का परिणाम बताया है। ये इंडिविजुअल तौर से भी पूछा जा सकता है, सीधा स्टेटमेंट दे करके पूछ लेगा कि ये बात जो है किसने कहा था, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कुछ कुछ है, जो कि आप लोग PDF में से आप लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर के आप लोग को PDF मिल जाएगा, सभी कोई डिस्क्रिप्शन से जाकर के टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाना है। देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यूनिट 10 से पूछा है। किसने कहा कि इतिहास केवल एक विज्ञान है, न कम और न ही अधिक? तो इस तरह का स्टेटमेंट यूनिट यूनिट 10 से सॉरी, तो
तो इस तरह का स्टेटमेंट यूनिट 10 से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर ईयर में इस तरह का स्टेटमेंट से क्वेश्चन रहता है, जो कि हम लोग आगे आने वाले समय में हम लोग देखने वाले हैं। तो किसने कहा था कि इतिहास केवल एक विज्ञान है, न कम और न ही अधिक? कॉलिंगवुड ये फेमस है, लेकिन ये नहीं कहा था। जेबी बेरी, जी हाँ, जेबी बेरी के द्वारा ये बात कहा गया था कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम और न ही अधिक। हिस्ट्री सिंपली ए साइंस, नो लेस एंड नो मोर। तो एनबी भी इम्पोर्टेंट है और लॉर्ड एक्टन भी इम्पोर्टेंट है। ये जितना भी ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन सभी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये जितना भी हिस्टोरियन दिया गया है, ये आप लोग पीडीएफ से जरूर करके ये सब पढ़ ले, क्योंकि यूनिट 10 का तैयारी आप लोग ट्राई कीजिए कि पीवाईक्यू से ही यूनिट 10 का तैयारी किया जाए, क्योंकि अलग से बुक लेकर सिर्फ यूनिट 10 को अगर तैयार करते हैं तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट 10 से अभी तक मेरे ख्याल से 6 या 7 क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जो मुझको लगता है अभी तक शिफ्ट 1 का सबसे ज़्यादा यूनिट 10 से पूछा जाने वाला शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि भारत में विवाह गठबंधन के रूपों को संदर्भित करता है। कुछ कुछ वर्ड दिया गया है, बोल रहा है कि विवाह से संबंधित कौन है? अश्वमेघ, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसमें तो घोड़ा छोड़ा जाता है। अनुलोम, ये है विवाह से संबंधित। वाजपेयी, ये भी नहीं है, ये तो एक रथ दौड़ है। और प्रतिलोम, तो ये अनुलोम और प्रतिलोम, तो ये दोनों वैदिक समाज में क्या होता था, ये विवाह का एक रूप था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे विवाह का 8 प्रकार था, तो अनुलोम और प्रतिलोम ये 8 में से खैर ये दोनों नहीं आता है, लेकिन विवाह का जो प्रकार है ये भी पीवाईक्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है विवाह से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग पीडीएफ से आप लोग को पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76, हर एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। 76 नंबर क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही कालक्रम में सजाना है, मतलब कि प्रारंभ से बाद के काल में। भोपाल का युद्ध, छत्रसाल का संधि, अमझेरा का युद्ध, बसीन के लिए कब्जा। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप लोग के लिए मेरे हिसाब से हो जाता है, तो आप लोग को एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर देना इसका, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अमझेरा का युद्ध आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 जगह आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आएगा भोपाल का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद डी, और उसके बाद बी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CBAD। लास्ट में तो डी आएगा ना, बसीन के किले पर कब्जा करना, लास्ट में डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमझेरा का युद्ध होता है 1728 में, बाजीराव प्रथम द्वारा जीता गया पहला महत्वपूर्ण युद्ध था। छत्रसाल की संधि ये अगले साल 1729 में होता है। भोपाल का साथ युद्ध ये 1737 में होता है, बीच लड़ा गया था, मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और बसीन के किले पर कब्जा ये थोड़ा सा फेमस है, जो कि 1739 में हुआ था। और बसीन की संधि कब हुआ था ये आप लोग को ये कमेंट करके बताना है, बसीन की संधि कब हुआ था। ठीक है, तो ये बसीन के किले पर कब्जा कब हुआ था? 1739। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हो जाएगा सी, अमझेरा का युद्ध। सबसे पहले सी, अमझेरा का युद्ध, उसके बाद छत्रसाल के साथ संधि, उसके बाद भोपाल का साथ युद्ध, उसके बाद बसीन के किले पर कब्जा करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77, सूतनी पाता के अनुसार जब सबसे पहला पाली ग्रंथ है, जो सबसे पहला पाली ग्रंथ है, सीधे स्टेटमेंट दे करके ये ही पूछा जा सकता है कि सबसे पहला पाली ग्रंथ कौन सा है। तो उस समय पे आंसर आप लोग को मारना है सुतनी पात। ठीक है, मवेशियों की रक्षा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो डैश प्रदान करती है। क्या क्या प्रदान करती है? भोजन, हाँ। शक्ति, हाँ। खाद प्रदान करती है, हाँ। सुंदरता, हाँ। खुशी, हाँ। लेकिन इसमें जो नहीं है वो है खाद, मतलब कि क्यों संरक्षण करना चाहिए, खाद उसमें से नहीं है। ऑप्शन सी को कट करना है, सी सी सी, और ये ABDE ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन रहता है। हर शिफ्ट में आप लोग को इस तरह का 4 से 5 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि हवा नहीं लगेगा। हवा नहीं लगेगा इन द सेंस की
मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जानबूझ करके। ये सब क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि गलत क्यों किया जाए, ठीक है। तो मवेशियां भोजन प्रदान करते हैं, मवेशियां शक्ति प्रदान करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। खाद के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण की भावना ने इतिहास लेखन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? इतिहास के मानवतावादी दृष्टिकोण पर वापसी, ये है। गैर पेशेवर इतिहास का उदय, मानवतावादी इतिहासकार के एक नए स्कूल का विकास, ये है। सार्वभौमिक इतिहास और कालक्रम का उदय, ये भी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, गैर पेशेवर इतिहासकारों का उदय, ये जो है पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये भी देखिए यूनिट 10 से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर भी। तो ये वाला शिफ्ट में यूनिट 10 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। गैर पेशेवर इतिहासकारों का उदय, गैर पेशेवर इतिहासकारों का उदय, ये जो है पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके हिंदी मीडियम वाले हिंदी से देखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से देखें, ठीक है। अनुज्ञापन अधिनियम 1823 की आवश्यकता थी प्रत्येक प्रिंटर और प्रकाशक को प्रेस शुरू करने या उसके उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, गवर्नर जनरल या लाइसेंस रद्द करने या नए आवेदन के लिए बुलाने का अधिकार था। तो ये वाला ऑप्शन है आप लोग का सही ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह के कारण उत्पन्न आपातकाल ने सरकार को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया। 1857 का अधिनियम 15 के मेटकॉप अधिनियम द्वारा निर्धारित मौजूदा पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्रतिबंधों को फिर से लागू किया, ये भी सही है। मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति नियुक्त की और प्रेस कानूनों की जांच के कर्तव्य का आरोप लगाया। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लग रहा है पढ़ करके? 19 सेंचुरी का बात हो रहा है और यहाँ पे 1941 दे दिया गया है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ने मजिस्ट्रेटों को उन समाचार पत्रों को मुद्रण प्रेस उससे जुड़ी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया जो आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करते थे, जो हत्या या हिंसा के कृत्यों के लिए उकसाने का काम करती थी। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। तो डरना नहीं है इस तरह का क्वेश्चन में। पहले तो इत्मीनान से, लंबा क्वेश्चन भी रहेगा फिर भी आप लोग को इत्मीनान से पढ़ना है। लंबा क्वेश्चन रहेगा फिर भी, और उसमें से छांटने का कोशिश करना है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो स्टेटमेंट है उसको छांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी नंबर को छांटा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टाइप का लग रहा है। यदि नहीं भी कंफर्म पता है फिर भी तो सी को काट सकते हैं। सी को काटने से ही आंसर आ जाएगा ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर आ जाएगा, ए बी डी। तो इसी तरह करके आप लोग को थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना ही होगा। आखिरकार आप लोग यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट को क्लियर किया है और पीजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने इसको क्लियर किया है। अभी मेरा पीजी का एग्ज़ाम, मतलब कि पीजी मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी मार्केट में हवा उड़ाया जाता है कि बहुत टफ है, बहुत ये है वो है, किसी का कुछ भी नहीं सुनना है। सिर्फ अपना पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना है और पीवाईक्यू में आप लोग खुद से ही एनालाइज करना है कि यदि पीवाईक्यू में अच्छा नंबर आ रहा है तो अच्छा है, मतलब कि आराम से आप लोग उसको इस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। यदि पीवाईक्यू अगर गड़बड़ हो रहा है तो गड़बड़ है आप लोग का एग्ज़ाम में, मतलब कि तैयारी में। तो किसी से मेरा बस बोलना ये है कि किसी से कुछ नहीं सुनना है कि एग्ज़ाम हल्का है या फिर हार्ड है। बस अपना पीवाईक्यू अटेम्प्ट आप करते रहिए और अपना नंबर खुद से एनालाइज, खुद को एनालाइज करते रहिए कि ये एग्ज़ाम हल्का है या हार्ड है, मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। किसी से कुछ भी पूछने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है। आई होप कि आप लोग अभी तक वीडियो में बने होंगे। यदि आप लोग वीडियो को देख लिए हैं तो इसका मतलब कि आप अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को लेके सीरियस हैं। और यदि आप लोग कॉपी में यदि नंबरिंग कर करके 1 2 3 4 करके यदि आप लोग सही और गलत खुद को मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग
40% स्टूडेंट में आ जा रहे हैं जो कि ये काम करता है, क्योंकि अधिकतर को सिर्फ पढ़ते हैं, खुद को एनालाइज नहीं करते हैं। अधिकतर सिर्फ पढ़ते हैं, ना ही वो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ना ही खुद को रिकैप करते हैं, और ना ही अपना दिन का प्लानिंग बनाते हैं। यदि आप लोग ये सब काम कर रहे हैं तो आप लोग बहुत आगे हैं सबसे, ठीक है, लेकिन उतना भी आगे नहीं। हमेशा बीच में रहना है, ना बहुत आगे रहना है ना बहुत पीछे रहना है, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। परंपरा के अनुसार अलवार और नैनारों की संख्या क्रमशः क्या है? 12 63, 63 12, 11 51, 51 11। तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों में सोचना है कि क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है, इसीलिए यही दोनों में एक आंसर होगा। तो सबसे पहले अलवार के बारे में पूछा है, तो अलवार होगा 12 और नैनार होगा 63। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अलवार कौन है और नैनार किसके अनुयायी है, जो कि हम लोग थोड़ा देर पहले ही पीवाईक्यू में डिस्कस किए हैं। तो और ये है आप लोग के अलवार और नैनार का थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोग को पीडीएफ से पढ़ना है। तो हम लोग का 1 से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन तक, ये 4 दिन में आप लोग का 1 से 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए हैं। बहुत ज़्यादा डीप डीप एक्सप्लेनेशन में हम लोग जा रहे हैं, जिसके कारण कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन मतलब कि ये पीवाईक्यू सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आ रहा होगा तो आप लोग डिसलाइक करके बता सकते हैं कि क्या पसंद नहीं आ रहा है। और इसी तरह का हम लोग पीवाईक्यू आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और जिनको भी ज़रूरत है उन लोग को आप शेयर कर सकते हैं ये पीवाईक्यू डिस्कशन, जिसमें कि सिर्फ हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कवर कर रहे हैं, साथ में आंसर भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी कवर कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस से बता रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आप लोग को पता चलते रहेगा, हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। बस इतना ही बोलना है आज के लिए, बस इतना ही। और अगर पसंद आएगा तो आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही देंगे, और नहीं पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। और एक बात जो ज़रूरी है कि आप लोग किस टाइम में ये चाहते हैं कि वीडियो अपलोड हो, सुबह दोपहर शाम रात, किस टाइम में, तो उसी टाइम में मैं डेली उसी टाइम पे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग को ये कमेंट करके बताना है। और जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम, यदि यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यदि आप लोग को आ रहा है, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ पे मेरे साथ आप लोग बात कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त से पढ़ते रहिए, अपना फैमिली पढ़ाई और स्टडी को अच्छा से आप लोग को लेकर के चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।